हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीयूईटी मेंटोर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीयूईटी के बारे में सारी जानकारियाँ कि सीयूईटी क्या है, सीयूईटी का फॉर्म कब आता है, सीयूईटी के फॉर्म फिल करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे, कब आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कैसे आप इसके थ्रू देश भर की जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तरह-तरह के कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीसीए हो, लॉ हो और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूईटी के बारे में जितनी भी जानकारी है, उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हालाँकि सीयूईटी को समझना एक अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। उस पे भी हम आएँगे। को शॉर्ट में इस वीडियो में बात करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको एक-एक करके सारे जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए बताऊँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीयूईटी है क्या? सीयूईटी से होता क्या है? फिर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी समझ जाएँगे, ठीक है? तो सीयूईटी का स्टैंड करता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है? ये जो सीयूईटी है इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। जैसे पहले आप देखते होंगे काफ़ी ऐसा होता था। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए जो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं। उनमें शहर के बच्चे ही भर जाते थे क्योंकि गाँव के बच्चों को एक्सेस नहीं होता था और एडमिशन जो होता था उसका बेसिस होता था बोर्ड के मार्क्स। 12th में आपके कितने मार्क्स आए? तो ज़ाहिर-सी बात है जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई किया है, जो बच्चा अ, जानता है कि मार्क्स कैसे लाते हैं, कोचिंग को फ़ॉलो करता है, उसके मार्क्स अच्छे आएँगे, उसका एडमिशन हो जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तब भी आसान काम नहीं था। और 2022 से नॉट 21 22 से ये सीयूईटी को लॉन्च किया गया ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सके कि मार्क्स के बेसिस पे नहीं, एक एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू या फिर और भी अच्छी बीएचयू में एडमिशन ले सकता है। तो 2022 से ये शुरू हुआ और मैं खुद 2 बार इसको क्वालीफाई कर चुका हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप इसको क्वालीफाई कर सकते हैं, क्या-क्या तरीके हैं, क्या कौन से आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, इसको आप टारगेट कर सकते हो, राइट? सबसे पहले देखते हैं सीयूईटी है क्या? तो एक स्टैंडर्डाइज़्ड एग्ज़ाम है जो कि आपको एक वे देता है जिससे आप देश की काफ़ी अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, राइट? तो ये सिंगल विंडो एडमिशन है, ठीक है? सीयूईटी जो है वो 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, 56 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है और भी काफ़ी तरह के कॉलेजेस हैं, जो कि इसमें इसके अंडर एडमिशन लेते हैं, राइट? लेवल प्लेइंग फील्ड जो कि मैंने कहा आपको कि जो गाँव के बच्चे होते थे या फिर जो ऐसे बोर्ड के बच्चे होते थे, जैसे यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, इसमें मार्क्स लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई और आईसीएसई। आईसीएसई हालाँकि थोड़ा एडवांस होता है और जैसे आंध्र प्रदेश बोर्ड है, उसमें मार्क्स लाना कंपैरेटिवली ईज़ी होता है। लाइक कोई बच्चा 425, 430, 450 ऐसे ईज़िली मार्क्स ला लेता है, ठीक है? उसको लेवल प्लेइंग करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए, फेयर चांस देने के लिए सीयूईटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट? अब देखते हैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट क्या एग्ज़ाम कैसे होता है? तो देखो, एग्ज़ाम के लिए आपको अ, अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो, कौन से कोर्सेज़ को टारगेट कर रहे हो। लेकिन मोटा-मोटी एक फ़र्क होता है। मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ से मैं बताता हूँ लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज चुनने हैं 2। देखिए यहाँ पे 13 लैंग्वेज है, जो कि आप हिंदी, तमिल, मराठी जो कि रीजनल लैंग्वेज है, उनमें से कोई एक चुन सकते हो और सेक्शन 1 बी में से एक एडिशनल लैंग्वेज चुन सकते हो। आप चाहो तो नहीं भी चुन सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो जो एक लैंग्वेज है जिसका काम चल जाता है, तो आप एक ही लैंग्वेज चुन सकते हो, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो। लेकिन आपकी मर्ज़ी है तो आप चुन सकते हो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है? दूसरा सेक्शन आता है डोमेन सब्जेक्ट का। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है? डोमेन सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि वो सब्जेक्ट्स जो आपने अपने 12th में पढ़े हुए हैं। जैसे कोई बच्चा इंटर में जिसने आर्ट्स लिया है, दैट मीन्स उसने हिस्ट्री पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से कुछ पढ़े होंगे। 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे या फिर 4 पढ़े होंगे, डिपेंडिंग ऑन द देयर इंटरेस्ट, राइट? कोई बच्चा साइंस का है तो या तो उसने फिजिक्स पढ़ा होगा या केमिस्ट्री पढ़ा होगा या बायोलॉजी पढ़ा होगा या फिर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमन है, राइट? तो ये डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंक्लूडिंग फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। ये होता है जनरल टेस्ट सेक्शन 3।
जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में देखा जाता है आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका रीजनिंग कैसा, लॉजिकल रीजनिंग कैसा है, करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज़ और आपके जो कोर्सेज़ टारगेट कर रहे हैं, क्या वो जनरल टेस्ट लेती है? मान लीजिए कि आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, जो जनरल टेस्ट डिमांड नहीं करती है, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है, किसी भी बच्चे को सजेस्ट ये किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दो। क्योंकि आप एक पेपर का एक फीस होता है। जैसे 6 पेपर तो इतनी फीस, फिर एडिशनल 6 पेपर तो आप और उतनी फीस लगती है, ऐसा पैटर्न है। तो अब मान लीजिए 7 पेपर देते हो, तो आपको 2 6 के बराबर पैसे लगेंगे, राइट? पहला 6 का और दूसरे में आपने 1 ले लिया तो भी आपको 6 के ही पैसे लगेंगे, राइट? तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दो ताकि आपके लिए ऑप्शंस ज़्यादा खुले रह सकें। लास्ट मोमेंट पे मान लो आप डिसाइड करते हो कि आप बीए ना करके बीकॉम करना चाहते हो, तो अगर आप पेपर ही नहीं दिए रहोगे, तो आप पहले ही बाहर हो जाओगे, ठीक है? तो सजेस्ट ये किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दो और जनरल टेस्ट भी दो, ताकि ऐसी कोई कोर्सेज़ में आप जाना चाहते हो जहाँ पे जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, तो फिर अगर आपने नहीं दिया होगा, तो आप पहले ही उससे बाहर हो जाओगे, काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे, आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, राइट? अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं सीयूटी यूजी के लिए। मेनली हमारा जो फोकस है यूजी के लिए है, पीजी के लिए भी होता है, लेकिन हमारा फोकस वो नहीं है, राइट? एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगेन ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, लेकिन मोटा-मोटी जो है आप 12th पास और अपीयरिंग लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। हाँ, 12th पास और अपीयरिंग, राइट? मान लीजिए कि आपने 12th आप 2026 में पास करने वाले हो, तो आप 2026 में भी सीयूईटी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपने 2025 में पास कर लिया है, तो भी आप दे सकते हो, 24 में किया है, 23 में किया है, कभी पीछे कभी भी किया है, आप तभी भी दे सकते हो, राइट? कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको 50% माँगती है फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 45% फॉर रिजर्व, दैट मीन्स एससी, एसटी एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, राइट? तो कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो कि माँगती है और वो भी डिपेंड करता है कि कोर्सेज़ के ऊपर। लाइक आप मान लीजिए बीटेक के लिए जा रहे हो, तो बीटेक के लिए जा रहे हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको 50% माँगेंगे, राइट? आप बीए के लिए जा रहे हो तो चांसेस कम होते हैं। अगेन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन 12th में आपको कम से कम 50% लेके आने चाहिए, राइट? क्योंकि आपका एकेडमिक प्रोफाइल मजबूत होता है उससे और आप हर जगह एलिजिबल भी होते हैं, राइट? सब्जेक्ट अलाइनमेंट जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं। अगेन मान लीजिए कि आप जाना चाहते हो बीए करने, बीए करने जाना चाहते हो, आपने 12th में किया है मान लीजिए साइंस से, आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे वो यही साइंस के ही होंगे। आपका हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मान लीजिए मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई एक भी, राइट? और आपको साथ में चाहिए जनरल टेस्ट अगर यूनिवर्सिटी डिमांड करती है तो, और एक लैंग्वेज का पेपर, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालने वाला हूँ, अलग-अलग स्ट्रीम्स के लिए कि आप अगर 12th में साइंस हो और आगे जाके कॉमर्स में चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? और अगर आप 12th में साइंस हो, आगे जाके बीए करना चाहते हो, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है? अलग-अलग यूनिवर्सिटी की अलग-अलग डिमांड होती है, राइट? ये एक एनुअल एग्ज़ाम है, जैसे साल में 1 ही बार होता है, जैसे नीट होता है, साल में 1 ही बार होता है, लेकिन जेईई 2 बार हो जाता है, राइट? तो ये सीयूईटी भी एक ही बार होता है। जनरली मई-जून के एग्ज़ाम मई में होता है। आपको मई में आपका एग्ज़ाम लगभग हो ही जाता है, मई-जून अराउंड। जो लैंग्वेज के ऑप्शन मैंने कहा कहे थे, देखिए इसमें पहला 1A, ये 1A है, ठीक है? 1A एंड 1B दोनों है, नॉट 1A। देखिए, क्योंकि ये इंग्लिश आ गया तो मुझे ध्यान आ गया। असमी है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इसमें से कोई एक आपको लेना ही लेना है, दूसरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ले सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट जो आप डोमेन मतलब जो आपने 12th में पढ़े होंगे, राइट? 12th में। तो मान लीजिए कोई बच्चा पीसीएम का है, उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा होगा। बायोलॉजी का है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा होगा। तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपको डोमेन में लेने हैं, ठीक है? उसके बाद आपको जो जैसे मैंने जनरल टेस्ट का बताया, वो आपको लेना ही है। कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ सीयूईटी के थ्रू? देखिए, ये है हमारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी। हालाँकि ये पीजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, यूजी लेवल पे यहाँ पे उतने कोर्सेज़ है भी नहीं, राइट? यहाँ पे जहाँ तक मेरा ख़्याल है यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज़ होते हैं, जैसे आपको बैचलर्स करना है जापानीज़ में, जर्मन में,
फ्रेंच में, चाइनीज़ में, तो उसके लिए ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। पीजी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। पीजी के लिए आई थिंक अगर आपको आर्ट्स में पीजी करना है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई संस्थान है हमारे देश में। बीएचयू काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। बीएचयू में आप बीए भी कर सकते हो, बीकॉम आपको बीकॉम यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत हो रही है आई थिंक मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा नेक्स्ट टाइम से। बीएससी आप कोई भी कोर्स कर सकते हो वहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस भी है, बीकॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स आई थिंक ये सारे आपके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है इसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली काफ़ी लार्ज है, बहुत सारे कॉलेजेस इसके अंदर, बहुत सारी सीटें हैं और सबसे ज़्यादा जो इसमें कॉम्पिटिशन रहने वाला है, वो रहने वाला है बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स में या बीए पॉलिटिकल साइंस में। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव यही रहता है, राइट? उसके अलावा आप जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है और उसके अलावा बहुत सारी 280 यूनिवर्सिटी है, इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तो सजेस्ट ये भी किया जाता है जो कि मैं भी आपको सजेशन दूँगा, फॉर्म के टाइम ये आपको आता है कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को चूज़ कीजिए क्योंकि जितने अगर आपने उसको चूज़ नहीं किया, अगर बाद में आपने उसमें जाने का डिसीज़न ले लिया, नहीं जा पाओगे तो। ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ करो क्योंकि अगर आपने चूज़ किया रहेगा फॉर्म भरते टाइम ही, तो बाद में उसमें जाना ना जाना आप ये आपका फैसला है। लेकिन अगर आप पहले से चूज़ नहीं किए रहोगे, बाद में उसमें जाना चाहोगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, राइट? रजिस्ट्रेशन फी एंड एग्ज़ाम फी ये वैरी करता है। अब इसका ब्रोशर आएगा तो मैं बता दूँगा कि ये कितना है। लेकिन ये वैरी करता है, आपको ठीक-ठाक पैसे लग जाते हैं। आपको अगर आप अच्छा-सा सब्जेक्ट कॉम्बो ले रहे हो तो आपको 1000 ₹2000 तो लग ही जाएँगे, राइट? इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए और भी ज़्यादा है, ठीक है? आपको एनटीए के सीयूईटी पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर करना है, ठीक है? यहाँ पे लिंक भी है, हालाँकि मैं आपको वो दिखाऊँगा नहीं। यहाँ पे एनटीए पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करना है, एनटीए ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। देखिए, आपको प्रिपेयर कैसे करना है? प्रिपेयर करने के लिए सिलेबस, पहले आपको सिलेबस देखना है। किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले आपको देखना चाहिए सिलेबस। सिलेबस में क्या है? कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है सिलेबस, लेकिन हम अगर मान लीजिए हम नहीं देखे रहेंगे, कई ऐसी चीज़ें हैं जो 12th में होती है लेकिन सीयूईटी में नहीं है। मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ है, आप उसको पढ़े जा रहे हो लेकिन आपको अल्टीमेटली पता चला कि वो तो आना ही नहीं है, तो आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना। आपके 12th के लिए आया, आपके नॉलेज के लिए आप चीज़ें अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव वे में सोचो, राइट? मॉक टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको एनटीए अभ्यास, एक एनडीए का ही प्लेटफ़ॉर्म है अ, अभ्यास हाँ, लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। एनडीए अभ्यास, यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीज़न की है रिवीज़न पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए उसको आप प्रैक्टिस करो और आप इसमें टाइम दो। बिना टाइम दिए कुछ नहीं होगा, तो टाइम देना पड़ेगा। और मेरा जो चैनल है, इसमें मैं आपको क्वांट जो कि आपको जनरल टेस्ट में आता है, लॉजिकल रीज़निंग एंड मैथमेटिक्स जो कि डोमेन सब्जेक्ट है, जो कि मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि मैंने जो सीयूईटी 2 बार क्वालीफाई किया है, मेरा एक ही टारगेट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स क्योंकि मैं शुरू से विद्यार्थी मैथमेटिक्स का रहा हूँ। तो इस चैनल पे आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स के वीडियोस जो कि आपको सीयूईटी की तैयारी के लिए इनफ होंगे, क्वांट के वीडियोस एंड लॉजिकल रीजनिंग के वीडियोस, राइट? तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और भी चैनल है, मैं आपको एक रेगुलर यूट्यूबर की तरह ये नहीं कहूँगा कि नहीं मेरे ही चैनल से जुड़िए, आपको जहाँ मर्ज़ी, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको समझ में आए, वहाँ जुड़िए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। लास्ट एक बात, स्कोरिंग। ये एक सीबीटी मोड है। तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कंप्यूटर नहीं देखे होंगे, हालाँकि आजकल काफ़ी कॉमन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, जो गाँव से है, मेबी ऐसा हो सकता है कि वो कंप्यूटर नहीं चलाया हो आज तक। तो उसको बता दें कि ये सीबीटी मोड का एग्ज़ाम है, दैट मीन्स आपको कंप्यूटर पे माउस से एग्ज़ाम देना है। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। आपको सिर्फ़ 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लेना, माउस कैसे काम करता है, कैसे लैपटॉप ऑन ऑफ करते हैं। हालाँकि आप नहीं भी किए रहोगे तो वहाँ पे जो आपके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन फॉर्मेट जो होता है, जनरली 50 क्वेश्चन है अगर लैंग्वेज में, तो आपको 40 देने हैं, 10 आप छोड़ सकते हो। दैट मीन्स 50 में से 40 ही आंसर देने हैं। अगर आप पहले 40 दे दोगे तो वहीं 40 काउंट होंगे। जनरल टेस्ट के लिए आपको 60 में से 50 देने हैं, राइट? 60 में से 10 यहाँ भी स्किप करने हैं, तो आप जो आपको आ रहा है, जहाँ पे आप श्योर हो वो आंसर दे दो। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जो
जितने मार्क्स का अगर क्वेश्चन होगा, मान लो 1 मार्क्स का है तो 1 -1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, 2 मार्क्स का होगा तो -1/2 देखने को मिलेगी, राइट? तो ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हमें तुक्का नहीं लगाना। तुक्का लगाओगे क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि तुक्का लगा के हम काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, हालाँकि वो होता नहीं है, ठीक है? तो ऐसे करोगे तो आपकी नंबर्स में रैंक आएगी, मोबाइल नंबर जैसे रैंक आएगी, ठीक है? तो वो करना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा सीयूईटी का जो ओवरव्यू है। इसके बाद मैं वीडियो लाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि कैसे आप सब्जेक्ट कॉम्बो कैसे चूज़ करना है। मान लीजिए आप आर्ट्स में हैं, इंटरमीडिएट में आप जाना चाहते हैं कॉमर्स में, तो क्या वो एलिजिबल हो आप जा सकते हो? क्या आप कॉमर्स में हो तो आर्ट्स में जा सकते हो? साइंस में हो तो साइंस वाले तो खैर एलिजिबल होते ही हैं। तो साइंस में हो तो जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बो क्या होगा? किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए? इसमें मैं वीडियो लाऊँगा, राइट? और जो हमारा मैथमेटिक्स का और क्वांट का जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे इसी चैनल पे बहुत जल्द। तो आई होप आप इस चैनल से जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। सो थैंक यू सो मच।